नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम बात करने वाले हैं माननीय श्री अशोक आत्रेय साहब से, बड़े भाई साहब से, जिनका एक लंबा अनुभव पत्रकारिता में, कला संस्कृति के क्षेत्र में, राजनीति के एक दर्शक और टिप्पणीकार के क्षेत्र में रहा है। तो आज जो उथल-पुथल राज्य में और जयपुर से शुरुआत दूसरे शहरों में राज्य के पहुँचेगी कि कला संस्कृति के संस्थानों की क्या आज परिस्थिति है, किस तरह से उन्हें अनदेखा किया जा रहा है और उस परिस्थिति को हम तो ये मानते हैं कि कभी भी अगर वो गड़बड़ा गई है किन्हीं भी कारणों से, कभी भी उसको सँभाला जा सकता है। तो इस विषय के लिए पे चर्चा करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय श्री अशोक आत्रेय साहब को। भाई साहब प्रणाम, स्वागत है आपका बात 25। नमस्कार। मुझे लगता है कि आज का दिन कुछ हंगामे का तो नहीं होगा, किंतु एक विचलन का और एक दिशा दर्शन की तरफ हम जाएंगे। निश्चित रूप से जब बातचीत करेंगे, जी, जब जी भाई बात साहब। दूर तलक जाएगी, जी भाई साहब। दूर तलक तो जाने की बात आती है, तो फिर पुनः हम वहीं जाते हैं जहां से संसदीय भारत का निर्माण शुरू हुआ। वो दैट जी, वाज संधि का, यानी ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम से हम जब डेमोक्रेसी की तरफ आ रहे थे, जी, तो दो बड़े दिग्गजों का एक संवाद हुआ था एक स्पेशल परिस्थिति में। जी। वो संवाद रामधारी सिंह दिनकर और जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुआ था कि जब चलते चलते संसदीय किसी सभा में या कहीं सीढ़ियां चढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू लड़खड़ा गए, हुँ, तो रामधारी सिंह दिनकर ने उनको संभाल लिया। जी। तो उस समय नेहरू जी ने, जैसा सुनने को मिला, आगे पीछे कुछ बात हो सकती है, इधर उधर की होगी, तो नेहरू जी ने कहा थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे संभाल लिया। हाँ, हाँ। तो दिनकर ने कहा कि जब राजनीति लड़खड़ाने लगती है तो संस्कृति उसको संभाल लेती है, संभाल लेना चाहिए। अब ये संवाद काफी रेफरेंसेस से जुड़ा हुआ है और संस्कृति और कला और संस्कृति और राजनीति से सीधा संवाद है, सीधे सरोकारों से जुड़ा हुआ है, और एक अपने आप में एक फार्मूला है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर टाइप का फार्मूला हो गया है। संस्कृति जी, और राजनीति जो संबंध है और जो विच्छेद, जो आपसी रिलेशनशिप है, या जो टकराव है, या जो भूमिकाएं हैं, या जो संवाद के बाद एंटी संवाद या सिंथेसिस की जो बात आती है, उसको लेके यदि हम बात करें, तो जैसा अभी आपने शुरुआत की कि संस्थानों के स्तर पर आज हुँ, जो संस्कृति का विकृतीकरण हुआ है, हुँ। उसके बुनियादी क्या कारण है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जी, आप बोलिए। जी, भाई साहब, अब आप काफ़ी दूर अजमेर रोड की तरफ रहने लगे हैं, मतलब हम कहाँ रहते हैं और उधर से आने-जाने में ही कई तरह की समस्याएँ, शहरीकरण हो चुका है, दुनिया भर का ट्रैफ़िक है और जी, शहर के बीच में रामनिवास बाग में स्थित है रवींद्र मंच। जी, अभी बिल्कुल सही है। अभी 22 तारीख को आप वहाँ आए थे। तो वो जी, दृश्य देख के, उस भवन की परिस्थिति देख कर के, वो उजाड़ भवन, वो क्या बात। फूट वो काले और मतलब उनका मसाला झड़ रहा है और किस तरह से एक उजाड़, तो आपको कैसा लगा? मैं तो अभी कुछ दिनों पहले भी गया था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समय हो गया होगा। तो आपकी जी, जो स्मृति रही है रवींद्र मंच की क्या और बात है। जी, 22 दिसंबर को जब आप वहाँ का आगमन हुआ, तो आपने क्या देखा? आपने महसूस क्या किया भाई साहब उस समय? देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ी बात महसूस यही हुआ कि उजड़ा हुआ गुलशन ने रोता हुआ माली है। ये भी जी। दिवाली थी, वो भी दिवाली है, ये उजड़ा हुआ गुलशन ने रोता हुआ माली। तो ये तो हुँ। पोइट्री हुई, ये तो पोइटिक रियलेशन हुआ। दूसरी जी, जो अनुभूति हुई कि मैं जैसे शमशान घाट में आ गया हूँ। यानी मुझे ऐसा लगा कि मैं जीवन के एक ऐसे छोर में चला गया हूँ जहां मृत्यु इसकी नियति है और मृत्यु का एक्सपोजर हो रहा है बुरी तरह से। द डेथ हैज बिकम द रियलिटी ऑफ द डे। तो ये इस तरह का जो दृश्य, जो अपने आप में फंतासी इसको कह सकते हैं, यदि मुक्ति बोध को हम याद करें, तो मुक्ति बोध ने अंधेरे में एक कविता लिखी है, और वो कविता सर्वव्याप्त कविता है और एक पूरी की तरह से सिविलाइजेशन का एक
डिकोडिशन है, सिविलाइजेशन का एक विकृतीकरण है। तो ये विकृतीकरण का एक अल्टीमेट फॉर्म जवाहर कला केंद्र तो अभी खैर बन गया है, एक नया एक आधार, एक इकाई है। किंतु रविंद्र मंच का जो हाल हुआ, यानी रविंद्र मंच की कल्पना जो हुई पूरे देश में, रविंद्र मंच बनाने से शुरुआत हुई कि हम जगह जगह पूरी राजधानियों में रविंद्र मंच बनाएंगे। शुरुआत जी वहां से जी करिए, जी पुनः वहीं जाते हैं स्वप्नदर्शी नेहरू की तरफ। नेहरू जी। सपने बहुत अच्छे देखे, उनको हम्म इम्प्लीमेंटेशन भी वो करते थे। ऐसा नहीं कि नेहरू ने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किए, हम्म हम्म किंतु उनकी रचना प्रक्रिया, उनके साथी जो संगी साथी थी, या जो उनकी पार्टी जो थी, या उनका जो संगठन था, या उनका जो चरित्र था, या उनकी पार्टी का जो चरित्र था, या उनकी जो मैनिपुलेशन की जो भूमिकाएं थी, और जो उनका जो तरीका था काम करने का, वो गांधीयन विचारधारा से बहुत दूर था। और वो इट वाज टोटली एन इम्पोजिशनल वे टू क्रिएट थिंग्स। चंडीगढ़ उन्होंने बनाया, किंतु चंडीगढ़ इसलिए सरलता से अच्छी तरह से बन गया कि उसमें कारबूजे जैसा एक बड़ा आदमी था और कोई इंटरफीरेंस नेहरू ने नहीं किया, तो वो सफलता से चीजें बन गई। रविंद्र मंच को हम देखते हैं तो लगभग पूरे देश में रविंद्र मंचों की जो कल्पना की ही गई है, वो रविंद्र मंच लगभग बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं। और जवाहर कला केंद्र से पहले का जो हमारा सांस्कृतिक आधार था, जिसकी यादें मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई है, मैं भी 80 साल का हो गया, तो मैं मानता हूं कि द बेस्ट पीरियड आई हैव सीन आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज रविंद्र मंच इन जयपुर। राजस्थान में कहीं ऐसी कोई जगह नहीं थी पहले, या रियासत काल में झालावाड़ में एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो, या राम सिंह जी के समय में यहाँ जयपुर में एक बड़ा थिएटर था। किंतु आजादी के बाद जी जो चीज देखने के सामने आई थी, रविंद्र मंच था, उसको लेके संभावनाएं थी और उसको लेके हम बहुत सारी बातें सोच रहे थे। दुर्भाग्य से उसकी परिणति जी। बहुत ही खराब हुई और वो उस बदहाली को हमने देखा। तो भाई साहब, एक तरह से ये प्रतीक है रविंद्र मंच, मतलब आरंभ का भी, और आज की हम ये अंत तो नहीं कह सकते। हम तो ये कहते हैं कि एक बीच की तात्कालिक परिस्थिति है जिसके अंदर सुधार आ सकता है, क्योंकि ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि सुधार की संभावना हमेशा रहती है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों। तो जी अब इस विपरीत परिस्थिति में आपके इतना बड़ा अनुभव है राजनीतिज्ञों के साथ बातचीत करने का, विभिन्न विषयों पे उनसे विमर्श करने का, किस तरह से वो निर्णय लेते हैं, सिर्फ राजनीतिक ही नहीं भी, बहुत बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट जो हैं उनसे भी। तो अगर हम्म हम ढूंढने की कोशिश करें आपकी मदद से कि हम्म ये इस तरह की जो घालमेल और इस तरह का जो एक अत्याचार ही कहेंगे, जैसे मैं कई बार मेरे ध्यान में आता है, अभी याद आ गया, कई बार भूल जाते हैं हम, कि एक घटना इंग्लैंड की बताई जा रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की, हम्म जहां चर्चिल के सामने एक बजट लाया गया और बजट में कुछ कल्चर के फील्ड में जो भी एक्सपेंडिचर था, उसको उनके पास जो लाने वाले ब्यूरोक्रेट या दूसरे छोटे मंत्री थे, उन्होंने उसको घटा दिया था। तो वो चर्चिल की नज़र में आ गया, तो उन्होंने कहा भाई ये आर्ट एंड कल्चर में हमने क्यों कटौती की है? तो उन्होंने कहा साहब जो है ये मतलब कम बजट है, ये करना है, वो करना है। तो उसने कहा कि अगर हम कल्चर, आर्ट और कल्चर को नहीं बचा पा रहे हैं, तो हम लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? सही बात है, बहुत सही बात है, दिस इज वेरी ट्रू, बहुत ही सही बात। मतलब हमारे यहाँ आर्ट और कल्चर बस समझता है कि एक टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन जिस तरह से टूरिज्म हमारे यहाँ प्रमोट किया जाता है, आप तो उसको भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बहुत जी ही एक घटिया तरीका है। मतलब उसमें कोई समग्रता नहीं है। मतलब कहीं पे जी टूरिस्ट आके बैठ जाते हैं, उनके सामने माधव कुछ सिंह, नाच आप दिखा बहुत दिया सही, जाता है। आपकी जी, बात का ही एक रेफरेंस में ही कह रहा हूँ कि अभी जब आपने मुझे वहां बुलाया था रविंद्र हाँ। मंच में, तो हम सभी आपके ने आने, बुलाया था वैसे, मैंने नहीं, हाँ हम सभी ने बुलाया। हम सभी लोग आए थे वहां, इकट्ठे हुए थे। तो ये जी, एक बहुत सहजता से एक बात उभर के सामने आई थी, वो आपसे ही रिलेटेड है, जो आप बात कर रहे हैं उसी से संबंधित है। मैं वहां जी। 10-12 थिएटर के लड़के थे जिनसे मैं बात कर रहा था, हुँ, और वो बात करते करते ये बात आ गई थी कि भाई ये जो कुछ हो रहा है जी। उसका मतलब क्या है। हुँ,
तो अब फिर मेरे बात शायद डिस्कनेक्ट हो गई, मैं क्या कहना चाहता था मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, किंतु मतलब इससे कुछ बात निकलेगी निश्चित रूप से, हम आगे बात करेंगे। मैं दोबारा उसको रिवाइवल करूंगा कि व्हाट वाज द रियलिटी एंड व्हाट आई टोल्ड टू द बॉयज जो थिएटर के लोग थे। उनसे मेरा अजीबोगरीब बातचीत हुई और मैंने कहा कि हम इस स्थिति में आ गए कि अब मेरे ख्याल में इसका डिमोलिशन ही होना चाहिए, रिवाइवल की जगह डिमोलिशन हो के एक नया स्वरूप बने, या इसका रिवीजन हो, इसका नहीं मैं रिवीजन हो तो तरीके से रिवीजन हो। यानी इस बिल्डिंग को मैं आपसे निवेदन करूं कि जब रविंद्र भवन बनाया गया तो यहाँ एक राइनोसेरस जो बड़े वाले जो हाथी होते हैं ना, उनको क्या रिनो, म्यूजियम से रिनो ये शब्द आ गया था। यहाँ एक रिनो को दफनाया गया था, उस जमीन पर रविंद्र मंच बनाया गया। मैं आपको ये रियलिटी बताता हूँ, जब यहाँ पर सिंह वगैरह या जो म्यूजियम के साथ में जो अपना जो था शेरों का रखने का जो जगह थी, वहां एक बड़ा गैंडा हाथी मर गया था, तो उस गैंडा हाथी को यहाँ दफनाया गया। उसी दफनाई हुई जमीन पर ही हमने रविंद्र मंच खड़ा किया। तो मेरे ख्याल में तो इसका तो निश्चित रूप से इसके किसी शव पर, गैंडे की शव पर जो खड़ा हुआ है भवन, उसकी तो नियति आप जानते हैं क्या होता है। तो गैंडा जो है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, गैंडा, और ये भवन निर्माण या संस्कृति जो है हमारी, ये एक डेमोक्रेसी है। जो ब्यूरोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आकर के आपके सामने नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट जहां तक आप डिमोलिशन की या नष्ट करने की बात है, तो हम तो ये कहते हैं कि इस परिस्थिति में जो सरकारी तंत्र है, अब सरकारी तंत्र का आपको मालूम है कि अब उसी का रोल है सब। ये उसको क्रिकेट क्लब नहीं बनाए, इसको डिमोलिशन करें कि तो कल्चरल सेंटर, एक बड़ा कल्चरल इंटरनेशनल सेंटर बनाए, मेरा कहने का यह। अब इसमें एक वृत्तांत है, उसकी कभी बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर ये चर्चा का मूल से हम भटक जाएंगे। तो फिर हम, आप देखिए कि हम पहुंचे वहां से, शुरुआत करके वहां से बातचीत करके उस रविंद्र मंच को हमने देखा, जहां हम सभी ने अपना एक बहुत लंबा समय गुजारा है। वहां पे हमने ही नहीं, हमारे सारे साथियों ने, और जो आप जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने भी गुजारा है, उसको अपने उच्चतम शिखर के आयामों में देखा है। और उस समय जो हमें अनुभूति हुई, वो आपने उसकी व्याख्या बहुत ही एक मतलब अपने तरीके से की है। फिर हम वहां से पहुंचे हुए जवाहर कला केंद्र में। अब वहां पे एक ज्ञापन देना था भाई साहब, मतलब ये सारी चीजें कुछ कहती है ना आपने, मतलब जो कुछ घटना हमारे सामने, और ये हर दृश्य, उसके दृश्य के पीछे कथा है, और फिर पटकथा है, और फिर लेखक की और निर्देशक। ये कल तक का जो मेरा अनुभव था उससे भी मुझे मालूम पड़ा कि ब्यूरोक्रेसी बुरी तरह डरी हुई है आप लोगों से या हम लोगों से, पता नहीं चाहते, मिलना ही नहीं चाहते। नहीं, ब्यूरोक्रेसी बहुत ही शक्तिशाली है। देखिए, सारे तंत्र पर उसी का राज है, विभिन्न कारणों से। कहीं कहीं ब्यूरोक्रेसी को जैसे अच्छी तरह से जगह बता दी गई है, उनसे काम लिया जा रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, मतलब एक अमूलचूल परिवर्तन है। मतलब बदल वो ही सिस्टम, अगर लीडरशिप बेटर हो, अगर हम उस पे जाएं के कारण, तो वो ही, मतलब उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हर साल आना जाना रहा है, बनारस भी आना जाना रहता रहा है, बहुत सारे वहां पे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, वो एक तरह से रोज रोज की बातचीत है। तो आप ये देखिए कि उससे ज्यादा नष्ट और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी एक निम्नतम स्तर पे चली गई थी, लेकिन पिछले 7-8 साल में ही एक एबल लीडरशिप ने उसको बदल के रख दिया है। वो सब काम वो ही कर रहे हैं जो कि पहले करते नहीं थे। तो ये तो एक लीडरशिप की बात है। तो हमारा दृष्टिकोण तो ये है कि नहीं, वहां पे जब हम जवाहर कला केंद्र पहुंचे, एक भी अधिकारी वहां नहीं था। जब हल्ला हुआ, प्रेस ने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, ये बात सामने गिरी, तो वहां पे लोग तो सुन रहे थे, उनके भी लोग सुन रहे थे। तो फिर किसी अधिकारी को बुलाया गया भागते दौड़ते, ताकि कम से कम ये ना कहा जाए कि वो तो मीटिंग तो हो ही जाती है ना उनकी। उन्होंने कहा कि साहब मीटिंग चल रही थी। अरे भाई, आपका आउटपुट नहीं, आपका आउटपुट तो कुछ है नहीं। आपके आउटपुट में और आपके क्रियाकलापों में दुनिया भर की धांधली है। तो मीटिंगों का नाटक, मीटिंगों का भी एक नाटक है भाई साहब। मीटिंगों का, कम से कम सरकारी मीटिंगों का अगर हम देखें तो एक नाटक है। बड़े बड़े उद्देश्य, बड़े बड़े मोटे पेट वाले अफसर,
बड़े बड़े शक्तिशाली लोग, हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट, और अंत में क्या होता है, जयपुर की जैसी भीड़ भरी स्थिति है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सड़कों पे गाड़ियां, भाई साहब 20 किलोमीटर का सफर कई बार मैं 2.5 घंटे में पूरा करके आया हूँ। तो वो तो एक इतर बात हो गई कि ब्यूरोक्रेसी न सिर्फ कला संस्कृति क्षेत्र में जो कुछ उनका योगदान है वो तो हमें दिख रहा है सामने। वो रविंद्र मंच की जो भग्नावशेष है वो दिख रहा है। कला संस्कृति का ट्रैफिक जाम हो गया है, और अब यहाँ पर वो जो रिक्शा चल रहे हैं ना, वैसे रिक्शा चालकों की अब जरूरत है, संस्कृति कर्मियों की जरूरत नहीं है, जो वो मुख्य बाजार से या मुख्य सड़कों से पर तो नहीं आए और गली कूचों में निकल के अपना प्रदर्शन, नाट्य कला का, नृत्य का, गाने का, बजाने का प्रदर्शन गली कूचों में करते रहे। जैसे पहले के जमाने में भिखमंगे कलाकार करते थे, मांगणिया बार तो अब बहुत ऊंचे हो गए, किंतु वो जो कलाकार थे वो सड़क में घूमते थे, साधु संतों की तरह रहते थे। बड़े बड़े कल्चरल उन्होंने अपने झेले अनुभव और बड़े बड़े काम किए हैं। यानी लवकुश की भी जो परंपरा रही, बहुत बड़ी परंपरा रही। लवकुश तो वाज हेरिटेज, रामचंद्र जी के बेटे थे, पर उन्होंने सारी रामायण कथा से कही। ऐसी कथाकारों की जो सड़क साफ कथाकार है, उनकी शायद जरूरत पड़ेगी आगे आने वाले समय, और रिफाइंड तो तरीके से सोचने वाले लोगों की नहीं है कलाकारों। जी भाई साहब, तो मैं तो एक दृश्य आपके सामने लाता, क्योंकि हम ई कलाकारों की जरूरत है अब हमें। ई रिक्शा की जगह ई कलाकारों की जरूरत है। चलिए ई कलाकारों की खोज। नहीं, अब कुछ चीजें क्या है ना कि हमारे सामने होती हैं, कुछ दूसरे व्यक्तियों के सामने होती हैं, उसके बारे में हम सुनते हैं, और बहुत सारी चीजें होती है उनको सुन के हम अर्थ निकालते हैं। केवल हम वहां खुद उपस्थित नहीं होते, लेकिन उसकी जी। ध्वनि या उसकी बातचीत कहीं आती है, वो मीडिया के तरीके से या और तरह से भी आती है। तो राजस्थान के कल्चरल क्षेत्र के एक उच्चाधिकारी की बातचीत कुछ दिनों पहले ये है। उच्चाधिकारी इतने बड़े हैं कि कला संस्कृति का विभाग उनके पास था। मैं जानबूझ अच्छा। के नाम नहीं ले रहा हूं, जी, क्योंकि सबकी परिस्थिति करीब करीब ऐसी है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कला संस्कृति के केंद्र, ये जो अफसर लोग हैं, उनके या तो पनिशमेंट पोस्टिंग की तरह देखे जाते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह, यही बात सही है। पनिशमेंट राजस्थान में तो सही। या छुट्टी की पोजीशन के, या तो ये है कि भाई जयपुर में कोई काम है, जयपुर में या कोई एग्जाम की तैयारी करनी है। मतलब ये बार बार सिद्ध हो चुका है, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। और रह गया माधव सिंह जी, एक विकल्प भी रह गया। कुछ लोग चाहते हैं ऐसी पोस्टिंग, क्योंकि उनका जो पर्सनल काम है वो संस्थागत काम में बदल देते हैं। सारी प्रिविलेजेस, सारी सुविधाएं, सारा बजट, सारा फंडिंग, सारी योजनाएं उनका पर्सनल जो रिलेशनशिप है, बजाय पब्लिक रिलेशन के, वो पर्सनल रिलेशन में खत्म हो जाती है। मैं नाम नहीं लूंगा, किंतु जिन्होंने सरकारी खर्चे से अपने घर को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे बहुत लोग हैं। जिन्होंने सरकारी खर्चे से अपनी किताबें छपवा ली, जिन्होंने सरकारी खर्चे से देश विदेश की यात्राएं कर ली, और अपने साथ पार्टीबाजी करके संस्कृति का जितना विकृतीकरण किया जा सकता कर दिया। और वो आपका रूरल संस्कृति के नाम पर, रूरल संस्कृति के नाम पर, ग्रामीण संस्कृति के नाम पर हमने बीकानेर हाउस, उदयपुर हाउस, फला हाउस बना दिए। जवाहर कला केंद्र के पैरेलल हमने हाउसेज की एक अलग अलग कल्चर बनाई, जो झोंपड़ी वाले हाउसेज बना दिए। क्या कहना क्या चाहते थे हम उनसे, मुझे बताइए आप। मैं उसी में मैं मैं कह आपसे रहा हूँ बात, मैं तो कह रहा अपने हूँ कि अपने अपने जवाहर कला केंद्र के अंडरग्राउंड से काम होना चाहिए। इनमें खुदाई होनी चाहिए, इसमें बहुत सारी मूर्तियां निकल के आएंगी। चाहिए आप जी, आगे बोलिए। आप ये दार्शनिक रूप में कह रहे हैं निश्चय ही, लेकिन मैं ये हमारी त्रासदी है जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं। बहुत सारे जो लोग जिनका एक लंबा अनुभव है, उन महाशय का नाम भी पहचान गए होंगे, और उनका संबंध भी जवाहर कला केंद्र से रहा है, ये बहुत सारे लोग जान गए होंगे। इस तरह की चोरियां, बट इस तरह उनके की एक बहुत बड़े, उनके एक इस बड़े तरह शिष्य की अशोक वाजपेयी उनके शिष्य थे। अशोक वाजपेयी के वो गुरु थे। अच्छा, अशोक वाजपेयी जिन्होंने भारत भवन बनाया, उनके वो गुरु थे। ही जी वाज हिज जी टीचर। सो एनीवे, हूसोएवर इज ग्रेट, ही वाज अ ग्रेट हाँ। मैन। अब हम आज की परिस्थिति में आते हैं कि ये किस तरह से, मतलब आप ये देखिए कि सबसे पहले जो
जो ये जो एग्जीक्यूटिव्स मतलब यहाँ पे जो अफसरशाही है, उसमें जी, वो बोल रहे हैं आप मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि कुछ दिनों पहले कुछ लोग गए थे, अपनी इसकी शुरुआत की बात करते हैं, हम जो भी अभी चल रहा है कि भई ये सब में एक पुनर्स्थान होना चाहिए, फिर उसमें सुधार बहुत सारे होने चाहिए। तो उन्होंने कहा भई तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? कलाकारों की तो समस्या ये होती है कि वो जो है वो कूलर नहीं चल रहा है, सफाई नहीं हो रही है, पीने का पानी नहीं है। मतलब ये क्या परिस्थिति है कि ये कलाकारों की समस्या इतनी होती है तो उसमें 2-3 बातें आती हैं, लेकिन मुख्य तौर पे तो उनकी ज़िम्मेदारी तो बड़ी है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि हुँ, कोई लड़के बच्चे गए हैं, उन्होंने कोई अपनी बात कह दी होगी, तो उससे वो इतने बड़े-बड़े अफ़सर जिनको नीति निर्धारित करनी है, जिनको संचालन करना है इतने बड़े फंडों का और इतने महत्वपूर्ण फंडों का, कई बार फंड का साइज़ महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है। जैसे कला संस्कृति की बात जो विंस्टन चर्चिल समझ रहे थे, मेरे ख्याल में भारत में हुँ, अभी किसी को नहीं आई। मतलब वो विज़न कहाँ है हमारा अगर वो दृष्टि होती, तो हम ये परिस्थितियाँ रवींद्र मंच बस को इस हाल में थोड़ी देख रहे होते।